हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सो फ्रेंड्स, मैंने मैन ऑफ कल्चर का एक शॉर्ट्स देखा। आई थिंक वो पॉडकास्ट में का ही कुछ निकाला हुआ एक शॉर्ट्स वीडियो था उसका। बादल के टीवी पे चैनल पे था या किस पे था, आई डोंट नो, बट मैंने देखा। उसमें वो लोग वीएफएक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आदि पुरुष के। ऑब्वियसली आदि पुरुष ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब लोग उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो उसमें एक जगह पीजे लास्ट में बोलता है कि वीएफएक्स वालों ने लूट लिया। अब देखो, सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो पीजे को लेके नहीं है या फिर किसी और उसमें के पर्सन को लेके नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के हेट के लिए भी नहीं है, क्योंकि पीजे को मैं 2019-20 से फॉलो करता हूँ आई थिंक, और मैं खाली उनमें से पीजे को ही फॉलो करता हूँ और बहुत पहले से करता हूँ, तो मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ, नो डाउट। और पीजे को लेके इस मामले में मेरा कोई पर्सनल हेट भी नहीं है कि उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है या उससे मुझे व्यूज लेना है। बट ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज से है उन लोगों के लिए जो वीएफएक्स के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते। जैसे पीजे ने बोला कि ये वीएफएक्स वालों ने लूट लिया टी सीरीज को, तो आदि पुरुष में मेरे कुछ लोगों ने, मतलब जो कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, उन्होंने काम किया है। मैं उनसे बात की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक जनरल पाइपलाइन होती है वीएफएक्स इंडस्ट्री में, और वहां पे ऐसा होता है कि वीएफएक्स आर्टिस्ट ने लूट लिया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो क्योंकि आर्टिस्ट का कोई भी रोल नहीं होता है शॉर्ट फाइनल करने में। ये एक डेडली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका एकदम हार्श ट्रूथ है, और ये रियलिटी है वीएफएक्स इंडस्ट्री की जो लोगों को नहीं पता। वहां पे आर्टिस्ट लोगों को 0% गिना जाता है काम के लिए। उनको बस उनका काम करना होता है, बात खत्म। शॉर्ट्स फाइनल करना और शॉर्ट्स किस तरह से होना, ये सारी चीजें सुपरवाइजर, जो भी डायरेक्टर, वही लोग डिसाइड करते हैं। इवन डायरेक्टर लोग भी फ्लोर पे आते हैं, शॉर्ट्स चेक करते हैं, फाइनल करते हैं, तभी जाके वो आउटपुट लेते हैं। और ये कोई फ्रीलांस नहीं है कि मैं 4 बार करेक्शन दूंगा, 5 बार करेक्शन दूंगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा पैसे लगाऊंगा। जो भी स्टूडियो इसके ऊपर वर्क करता है, जब तक डायरेक्टर उसको फाइनल नहीं करता है सुपरवाइजर के थ्रू, तब तक वो शॉट्स चलते रहते हैं। फिर उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि SP2 सोरेराई पोत्रु, जो साउथ की बहुत बड़ी मूवी थी, जिसको सूर्या को अवार्ड मिला था उस मूवी के लिए। उस मूवी के वीएफएक्स को 3 बार पूरा का पूरा चेंज किया गया था, पूरा का पूरा, इवन स्काई से लेके तो हर चीज। अब ये किसने किया था, ये किसका कॉल था? डायरेक्टर का। क्योंकि डायरेक्टर को फर्स्ट टाइम कुछ और चाहिए था, सेकंड टाइम कुछ और, थर्ड टाइम कुछ और। उस टाइम पे फ्लोर पे मैं था और मैंने देखा कि कितना हेक्टिक होता है वो चीजें चेंज करना पूरी की पूरी। तो ये वीडियो बस आप लोगों के लिए नॉलेज पर्पस के लिए है कि क्या वीएफएक्स इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है और क्या आर्टिस्ट का रोल होता है उसमें, ठीक है। और रही बात, अभी लोग वो भी बोलेंगे कि पीजे ने भी जो बात बोली वो सही बोली। तो देखो भाई, पीजे ने जो बात बोली वो एकदम गलत बोली, मैं बोलना चाहूंगा। और हाँ, गलत बोली इन द सेंस कोई हेट नहीं है, बस एक नॉर्मल तरीके से उसने आई थिंक वो बात बोली, और वो गलत थी कि लूट लिया। क्योंकि लूटने का काम वीएफएक्स आर्टिस्ट का होता ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो बजट इतना टाइट था आदि पुरुष का कि आप लोगों को नहीं पता। अब आप लोग बोलोगे कि यार 250 करोड़ 300 करोड़ मिल रहे हैं, उसमें क्या टाइट होगा। देखो यार, इंडिया में वैसे ही हैंड कम है फुल सीजीआई मूवी बनाने का, और आदि पुरुष फुल सीजीआई मूवी है। ये अभी आप मानो या ना मानो, उसमें काफी कम शूट किया गया रियलिस्टिक व्यू से। उसमें ऐसी कोई चीजें ही नहीं है जो शूट के या फिर लोकेशन में शूट हुई हो। उसमें 99% या 95% चीजें जो है वो एकदम ही सीजीआई है। इवन उनके बैकग्राउंड्स हो, मैट पेंटिंग हो, उनके कैरेक्टर्स हो। हाँ, उन्होंने कैरेक्टर्स को रिप्लिकेट किया है बहुत सारी जगह, लेकिन फिर भी वो उनका पर्सनल कॉल था, उनको वैसा चाहिए होगा इसलिए उन्होंने किया। तो अभी बात करते हैं इसके ऊपर। मेन टॉपिक जो था, वीएफएक्स इंडस्ट्री काम कैसे करती है, और एक नॉलेज पर्पज से वीडियो होने वाली है, तो प्लीज उसी तरीके से लेना ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें पता चले। प्लीज इसको डोंट वरी, ऐसा कमेंट मत कर देना कि भाई तो पीजे को हिट करता है, ठीक है। सो वीएफएक्स इंडस्ट्री में सबसे पहले डायरेक्टर्स अपना विजन बताता है कि उसको क्या चाहिए। जैसे उनको पुष्पक विमान चाहिए होगा, ओम राउत को, उन्होंने बोला कि मेरे को पुष्पक विमान चाहिए, तो सबसे पहले स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को बिठाया गया होगा और उनको बोला होगा कि इस तरह से डायरेक्टर्स का विजन है, ऐसे तुम कॉन्सेप्ट क्रिएट करो। और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बोलो या फिर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने अपनी तरीके से उसको कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दिए होंगे, तब डायरेक्टर ने बोला होगा हाँ भाई डन है, मेरे को यही चाहिए। मॉडलिंग आर्टिस्ट ने वैसा ही बैट क्रिएट किया होगा, उसी के ऊपर टेक्सचरिंग की, उसी के ऊपर लाइटिंग की और उनको दिखाया। अब आप लोग बोलोगे कि उसको और डिटेल क्यों नहीं किया। देखो, वीएफएक्स का काम मतलब कोई ऐसा मटका बनाने का काम नहीं है कि जो वो गोल रिंग पे डाला, बना दिया, फिर उसको गर्म किया, हो गया, बन गया, पक गया, वैसा काम नहीं है। उनको हर चीज को प्रिपेयर करने के लिए, हर चीज मेकिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे मॉडल्स बनाने को टाइम लगता है,
मॉडल्स बन तो जाते हैं, लेकिन आपको अगर उसको और डिटेल कराना हो तो उसके ऊपर भी टाइम लगता है। यानी कि जी ब्रश में लेके जाना, जैसे माया में मॉडलिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसको वापस जी ब्रश में ले जाके उस पर स्कल्पटिंग करना भी होता है, वो डिटेलिंग उसमें लानी होती है ताकि टेक्सचरिंग में और एफर्ट कम लगे। अब टेक्सचरिंग तो हो गई मंकी के ऊपर, समझ लो, तो बेसिक टेक्सचरिंग हो जाती है जिसमें आपको एक फाइन ट्यून लुक तो मिल जाता है, लेकिन आपको उसको अगर और डिटेल कराना है तो उसके लिए भी टाइम देना होता है। टेक्सचरिंग के बाद में उसमें फर आर्टिस्ट होता है, ठीक है, उनको हेयर एंड फर बोलते हैं, उनको काम देना होता है, वो भी अपनी तरीके से पूरा एफर्ट देते हैं, तभी जाके रियलिस्टिक लुक आता है। वो होने के बाद में एनवायरमेंट आर्टिस्ट जो होता है वो भी एनवायरमेंट भी क्रिएट करता है। अब डिटेल एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए उसको भी टाइम लगता है। उसके साथ साथ अगर मैट पेंट का कुछ काम हो तो मैट पेंटिंग आर्टिस्ट को काम लगता है। फिर उसके बाद में आता है लाइटिंग आर्टिस्ट, लाइटिंग आर्टिस्ट को भी अपना काम देना होता है। और ये सब करने के बाद में फाइनल में कंपोजिटिंग आर्टिस्ट, और कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को भी उतना ही काम करना पड़ता है हर चीज में देख के। अगर उसमें कुछ एफएक्स है तो एफएक्स आर्टिस्ट को भी काम करना होता है। और ये सब होने के बाद में शॉट्स जाता है डीआई में, यानी कि कलर ग्रेडिंग में, और वहां पे भी काम होता है। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर ये तो मैं बहुत कम बताया, इसमें और सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। रोटो का काम हो गया, रोटो हो गया, क्लीनअप का काम है, क्लीनअप वाला है। तो ओवरऑल ये पूरा एक बंच है भाई, और ये सब चीजों को बनाने में जो टाइम लगता है, और आप लोग नहीं सोच सकते कि एक वीएफएक्स आर्टिस्ट को कितनी बार स्टूडियोज में डे नाइट काम करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है ये सब चीजों के लिए, और जो कि उसको कुछ मिलता भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडियोज में ऐसा बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा काम करो, आपको टॉयल मिल जाएंगे, टॉयल यानी एक्स्ट्रा लीव मिल जाएंगी, या फिर कुछ मिलेंगे। जैसे बड़े स्टूडियोज में मिलता है टॉयल वगैरह, लेकिन छोटे स्टूडियोज में ऐसा नहीं होता है। छोटे स्टूडियोज में भाई आज काम है, नाइट करनी पड़ेगी, लेकिन नाइट का क्या, तो खाना मिल जाता है, बस खाना मिल जाता है एक टाइम का, और वो बहुत लोग देते। लेकिन खाना देने से क्या भाई, वो अपना घर का सारा काम छोड़ो, अपना पर्सनल लाइफ छोड़ के स्टूडियोज में बैठता है। 3-3 4-4 दिन नाइट्स लगती है आर्टिस्ट लोगों की। ये बहुत ही गंदी चीज है। मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैं वीएफएक्स स्टूडियो में था तो एक टाइम ऐसा हुआ था कि मुंबई की बारिश, सबको पता है कि बारिश कैसे होती है, और वो टाइम पे मेरा ध्यान में नहीं आया कि बारिश में मतलब मेरा पैर फिसला कैसे, क्या हो गया। तो एक पाइप था छोटा रिंग, वो मेरे पैर को लग गया नीचे से, और इतना बारिश था कि मैं वैसे ही भीगते भीगते ऑफिस चला गया। और नॉर्मली जब मैं ऑफिस में गया तो फ्लोर पूरा नीचे से रेड था, और मेरा दोस्त बोलता है कि भाई तेरे पैर को कुछ लगा है क्या। जब मैंने नीचे से मैं चप्पल निकाली और मैंने देखा तो पूरा का पूरा मेरा पैर कटा हुआ था, और मेरे को उस टाइम समझ नहीं रहा था कि इतना लगा, मेरे को पता कैसे नहीं चला। और उस टाइम पे मैंने वो थोड़ा सा ऑफिस में था, हल्दी वल्दी वो लगा लिया कैंटीन में से लेके, थोड़ा सा हल्दी वल्दी लगा के मैं बैठ गया, और पट्टी बांध लिया मैंने, मेरे पास रुमाल था, मैंने बांध लिया। ब्लीडिंग तो रुक गया मेरा, लेकिन मैं जब बोला कि भाई अब मेरे से काम नहीं हो सकता, आई थिंक मेरे को दर्द हो रहा है, तो बोले कि नहीं यार अभी तो नाइट है, करना पड़ेगा। और उस टाइम मेरी आई थिंक मेरा फर्स्ट या सेकंड ईयर था इंडस्ट्री में, तो मेरी नाइट लग गई भाई। उतने इस समय मैंने काम किया, और दूसरे दिन जब मैंने मतलब नाइट करने के बाद मैंने डे भी किया। सोचो, मतलब रात भर काम किया, 4-5 बजे थोड़ा सा सोया होऊंगा, 1-2 घंटे की नींद, उसके बाद वापस 9-10 बजे नीचे गया, चाय पी के आए, 9-10 बजे काम करने को बैठे, सुबह 7 बजे तक काम किया। फिर सेकंड डे बोला कि आप लोगों की अगेन नाइट है, मैं स्टूडियो का नाम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो अगेन नाइट है। मैंने वो नाइट भी किया, और उस दिन मेरे को इतना बुखार आया था, वो जो ब्लीडिंग हुई थी उसके वजह से, और लगा था उसके वजह से, कि भाई मेरे मतलब आंखें पूरी रेड हो रही थी। और इवन वहां पे कोई नहीं था फ्लोर पे, सुपरवाइजर तक घर चले गए थे, और हम कुछ आर्टिस्ट लोग ही थे। तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को मतलब मेरा काम थोड़ा सा करके दिया, और तब जाके मैं थोड़ा सा आराम कर पाया। लेकिन थर्ड डे जब वो बोले कि अभी डे करना पड़ेगा, मैंने भाई नहीं हो सकता बोला, मैं चला गया था घर पे, और मैं जबरदस्ती करके चला गया, इवन सुपरवाइजर को बताया भी नहीं, और मैं चला गया। बाद में थोड़ा सा राड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मैंने मेरा पर्सनल हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। तो इस टाइप के भी काम होते हैं कुछ कुछ स्टूडियोज में, और फोर्सफुली काम होते हैं। बहुत सारे ऐसी भी जगह है जहाँ पे सैलरी 2-2, 3-3 महीने तक रुका दी जाती है आर्टिस्ट लोगों की, और ये बहुत जगह होता है यार। वीएफएक्स आर्टिस्ट इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, और मैंने बहुत सारी जगह, बड़े स्टूडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्टूडियो में थोड़ा बहुत सॉर्टेड हो गया आजकल। बहुत सारी बड़ी कंपनी है वहाँ पे सॉर्टेड हो गया, बहुत सारी अच्छी भी कंपनी है, छोटी कंपनी, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई है। और सैटरडे नाम की लीव पे तो बहुत सारे टाइम तो काम ही करना पड़ता है, लीव तो बस नाम की होती है सैटरडे की, वो तो सबको पता है। सो ऐसी हार्श रियलिटी होती है यार, कि वीएफएक्स आर्टिस्ट का कोई रोल ही नहीं होता है शॉर्ट फाइनलाइज करने में। हम बस काम कर सकते हैं, हमको जितना टाइम मिला उसमें जितना बनता है उतना बनता है। और जब एक डायरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरे को ऐसा ही चाहिए, ये ठीक है, तो उसमें आर्टिस्ट क्या करेगा आप खुद ही सोचो। अगर कोई दुकान पे आपके कुछ माल लेने आता है और आप उसको माल दिखाते हो, उसको अगर वो चीज़ पसंद आती है तो आप उसको बोलोगे कि मत लो, ये अच्छी नहीं है,
उसको लेना है, उसको पसंद है, बात खत्म। डायरेक्टर ओम राउत का ये विजन था, उसको यही चाहिए था, उसको सीजीआई चाहिए था इस टाइप का, और उसके पास टाइम नहीं था, इसीलिए इस टाइप का आउटपुट निकला है। अब इसमें गलती किसकी है आप खुद ही सोचो। एक आर्टिस्ट की, कि जिसने डे नाइट लगा के अपना काम किया, अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, और बजट ना होते हुए भी स्टूडियो ने वो काम लेके उतना काम करके दिया उतने बजट में। गलती उसकी है या गलती ओम राउत की है कि जिसको वही चाहिए था, जो दिखा है ट्रेलर में उसको वही चाहिए था, तो गलती उसकी है। आप लोग खुद सोचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ज़्यादा इस वीडियो को खींचना नहीं चाहता, ये वीडियो आप लोगों के लिए थी, एक नॉलेज पर्पज से थी, कि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से वीएफएक्स इंडस्ट्री का काम होता है और किस तरह से बाकी चीज़ें सॉर्टेड होती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के अच्छे मूवीज़ रिव्यूज़ और डिस्कशन मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ भी। और प्लीज़ यार, मैं अभी भी बोलता हूँ वापस से कि आई डोंट हैव एनी पर्सनल इशू विथ पीजे और किसी भी लोगों के लिए। पीजे को मैं बहुत सालों से देखता हूँ, अच्छा कंटेंट क्रिएटर है और एक अच्छा आदमी भी है। मतलब मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन अच्छा आदमी भी है, जैसे उसकी वीडियो से पता चलता है कि थोड़ा सा वाइब्स आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप सो कि ये वीडियो आप पीजे तक पहुंचा दोगे, ताकि पीजे को भी पता चले कि वीएफएक्स आर्ट इंडस्ट्री में किस तरह की बसड़ होती है और इसमें किस तरह के लोग ब्लेम होते हैं या फिर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।